अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। मुज़ाकरात की बात करते हैं। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आगे एक कदम बढ़कर एलामिया जारी किया और कहा कि वज़ीर आज़म की पेशकश पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़, उन्होंने इस मुतल्लिक आज एक ख़बर लिखी है। वो ज़राए से ये दावा करते हैं कि हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के ऊपर बात नहीं होगी। वो जो फैसले हैं वो कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ही उनका फैसला करेंगे। आइंदा चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। आपके लिए पढ़ देते हैं कि एग्जैक्टली अंसार अब्बासी साहब के ज़राए क्या कहते हैं। कहते हैं कि जी इदारा जाती आइनी इस्लाहात, कौमी सियासी मामलात, पार्लिमान को मजबूत बनाने, कानून की हुक्मरानी, वसी तर जमहूरी इस्लाहात पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आमादा है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो देरीना मुतालबा ये है कि वो इस सिस्टम को नहीं मानते, ये जो हुकूमत आई है उसके मैंडेट को नहीं मानते और 2024 के इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। लेकिन मुज़ाकरात में मुतअद्दिद लोग और जो तज्ज़ियाकार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपने अंदर से आवाज़ें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं स्पेस लेने की ज़रूरत है, स्पेस, सियासी स्पेस में वापस आने की ज़रूरत है। तो मुज़ाकरात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस शर्त पे अगर वो दस्तबरदार हो जाते हैं 2024 के इलेक्शन से, तो फ़ायदेमंद होंगे या नहीं होंगे? अपने तज्ज़ियाकारों ज़रा राय जानते हैं। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। मुज़ाकरात की खातिर 2024 के इंतखाबात से अगर PTI दस्तबरदार हो जाती है, मुज़ाकरात पे बात नहीं होती, आपकी क्या राय है? PTI को फिर भी बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि PTI वाले इस बारे में बहुत ज़्यादा वो कन्विंस्ड है कि 2024 के इलेक्शन पर बात होगी। ये तो एक एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे ये बात की जाती है कि हम उन इलेक्शंस को नहीं मानते, और ये हमारे पास माजी में भी मिसालें हैं। अगर फर्ज किया कि कभी कोई इधर डिक्टेटरशिप भी आई तो हम चीज़ों को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जैसे जनरल मुशर्रफ के टाइम पे कुछ तरमीम हुई तो उसके बाद की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने वो तरमीम उनको रिवर्स कर दिया, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ कि उनका वो टाइम तो नहीं खत्म किया जा सकता। अभी 2018 का इलेक्शन है, तो 2018 के इलेक्शन के बाद आपको पता है कि इनिशियली जो शहबाज शरीफ है इन्होंने बाइकाट कर दिया था। ये कहते थे जी कि हम इसको नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते थे। लेकिन क्या उससे इलेक्शन अनडू हो गया, या जो उस टाइम हुकूमत वक्त थी, PTI की गवर्नमेंट थी, क्या वो इस बात पर तैयार थे कि हम जो है इस इलेक्शन को दोबारा करा लें, क्योंकि बाकी जमातें नहीं मान रही कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए? अभी भी जो भी हुआ इलेक्शन मुतनाज़ा थे, जो भी थे, आई डोंट थिंक कि इवन PTI भी इस मामले में कन्विंस्ड है कि 2024 के इलेक्शन कोई रिव्यू हो सकते हैं, या ये है कि कोई मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। PTI के लिए अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अहम बात यह है कि वो इसमें अपनी स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें भी दो राय पाई जाती है। इमरान खान जो है उनकी जरा एक एक्सट्रीम ओपिनियन है, जो बाकी उनकी जमात के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि हमें अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आगे कोई 2029 का इलेक्शन भी हमारा ना रहे। तो कुछ लोग जो है वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, और कुछ जो है वो आगे की तरफ देख रहे हैं। तो एन मुमकिन है कि मुज़ाकरात के दौरान वो ये बात करते रहेंगे कि हम इस पर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी अभाम का शिकार हैं कि 2024 का इलेक्शन वो कोई अनडू हो सकता है या उस पर कोई बात होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई आइंदा के लिए कि जो कुछ 2024 में हुआ, जो जमात इस टाइम गवर्नमेंट में है, वो कहेंगे जी कि 2018 में क्या हुआ, तो इस पर बात हो सकती है कि आइंदा इन ये चीजें रिपीट ना हो, इस हवाले से बात हो सकती है। बाकी 2024 के बगैर ही बातें होनी है। बाकी जो है उनके लिए मेरे ख्याल है कि 2024 से ज्यादा अभी 9 मई भी होगा कि उसमें उनके लिए क्या गुंजाइश पैदा होती है, और फिर यह है कि इमरान खान को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। सबसे अहम इशू उनके लिए इमरान खान है, या 9 मई में जो एक दरमियान में एक दीवार खड़ी हुई, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जिस नैज पर पहुंच गए, क्या उससे कोई वापसी मुमकिन है या नहीं? मेरे ख्याल ये चीजें उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी 2024 से ज्यादा। अच्छा चीमा साहब, छोटे छोटे दो सवाल क्विकली।
एक तो खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि वो हमारे मुतालबात में शामिल नहीं है। डू यू थिंक कि ये चीज़ आगे चलकर कहीं ना कहीं खान साहब की रिहाई से जुड़ेगी या फिर वो बिल्कुल अलग होंगे? दूसरा, 9 मई के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, क्या अगर पीटीआई इलेक्शंस के ऊपर बात नहीं करती, सिस्टम को चलने देती है, तो उनके लिए गुंजाइश पैदा हो सकती है आपके ख्याल में? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे कोई ऐसी गुंजाइश मुमकिन है, अनलेस कि पीटीआई इस मामले पे कम अज कम, यानी मुझे जो लगता है ना, एक बेर मिनिमम वो ये है कि वो इस बात का इतराफ करें कि उन्होंने गलत किया था, तब कोई जाके उस पे कोई चीजें रिव्यू हो सकती हैं, उससे कम पर नहीं। दूसरा, जहां तक इमरान खान की बात है, अभी तक उनकी तमाम तवनाई तो इसी बात पे होती है, वो चाहे वो कोई यूएस में लॉबिंग कर रहे हो या बरतानिया में कर रहे हो या उनके बेटे किसी जगह पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो तो बात ही रिहाई की हो रही होती है। ये कैसे मुमकिन है कि ये अभी रिहाई की बात नहीं करेंगे? लेकिन चूंकि माजी में ये एनआरओ करते हैं जी कि हम एनआरओ नहीं देंगे, तो लिहाजा इनके लिए ये कहना तो आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात में कुछ संजीदगी पैदा होगी, कुछ चीजें लगा के आगे बढ़ी हैं, तो उसमें कोई एज अ गुडविल जेस्चर के तौर पे या वो ऐसा मुतालबा कर सकते हैं, तकाजा कर सकते हैं कि जी आप भी अपनी तरफ से एक जेस्चर शो करें और इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई रास्ता निकालें। फौरी तौर पे वो पहला पॉइंट नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या इलेक्शन 2024 से हटकर अगर बात करें तो एक अच्छी डील होगी पीटीआई के लिए? पहली बात तो ये मैडम शेख के इस सवाल पर आने से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो 3 मुतालबे थे जिसने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया, उनके 3 मुतालबात थे कि इन 3 बातों पर हम बातचीत कर सकते हैं। पहला कि कोई नया मिसाक़ जमहूरियत किया जाए, दूसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बदला जाए, तीसरा नए शफाफ इंतखाबात। तो नए शफाफ इंतखाबात तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के भोले और मासूम लोगों की भी एजेंडे में है, जो ये समझ बैठे हैं कि अभी हम मुज़ाकरात करेंगे तो कुछ इससे हासिल वसूल होगा। सवाल पे आएँ तो उसमें पहली बात यह है मैडम शेख के टके की वैल्यू नहीं इन मुज़ाकरात की, ना शहबाज हुकूमत के पास कुछ लेने देने के लिए है, ना शहबाज हुकूमत के इख्तियार में है, ना शहबाज हुकूमत चाहती है अंदर से कि वो मुज़ाकरात करे, ना ये 1 पेज की ख्वाहिश है, ना पीटीआई अपने मुतालबात से पीछे हटती दिखाई दे रही है, ना माहौल है और ना इससे कुछ हासिल वसूल होना है। लेकिन और चलो फिर भी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़े तौर पर इनकार कर चुकी है इन मुज़ाकरात से, मुस्तरद कर चुकी है इन मुज़ाकरात को और शहबाज शरीफ की पेशकश को। वो कह रहे हैं कि ये दोगलापन है हुकूमत का, एक तरफ पाबंदी, गद्दारी, गवर्नर राज -1 और दूसरी तरफ बातचीत। चाहते क्या हो आखिर? तीसरी बात मैडम शेख के इमरान खान का जो आखिरी पैगाम या आखिरी ट्वीट वो भी है कि अब बातचीत के दरवाजे बंद, कोई बातचीत नहीं होगी। अलीमा खान कह चुकी हैं कि जो बातचीत करेगा वो हम में से नहीं है। महमूद खां चकज़ई साहब ने अलबत्ता कहा था कि मेरी मुलाकात करवाएं तो मैं इमरान खान के दस्तखत करवा के लाता हूं, लेकिन इसके अलावा पीटीआई के जो बड़े हैं वो मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं। हाँ, एक धड़ा है जो मुज़ाकरात का हामी है, जो चाहता है कि ये मफामत हो, ये कशीदगी कम हो, ये लड़ाई ना ख़त्म हो, ये सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, मगर वो उसे भी आखिरकार, खा वो कोट लखपत वाले हों, खा वो जो बायर बैरिस्टर गौर एंड कंपनी हो, उन्हें भी आखिरकार इमरान खान साहब की तरफ जाना पड़ेगा और उनसे मुज़ाकरात की का ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा, जो कि इस वक्त इन हालात में नामुमकिन है। और एक बार, हाँ मैडम शेख, एक बार आपको याद होगा कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर की, हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब, मरहूम इरफान सदीकी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन पर, और ये 3 रुकनी कमेटी भी बनाई थी हुकूमत ने, मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे और उस वक़्त पीटीआई हट गई थी इंतखाबात से एक कदम पीछे। इमरान खान की रिहाई भी, इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा कि मेरी रिहाई की बात भी ना करें, लेकिन उस वक़्त हुकूमत भाग गई थी और हुकूमत उसके ऊपर दो राय पाई जाती है से निकल गई थी। लेकिन आखिरी 2 जुमले मैडम शेख
मैं पहले दिन से कह रहा हूं आखिर होने मुज़ाकरात हैं, आखिर होनी बातचीत है, मगर वो मुज़ाकरात कब होंगे? वो मुज़ाकरात तब होंगे कि किन सूरतों में हो सकते हैं? कोई इतना यानी ये वन पेज जो है ये क्यों चाहेगा कि इस वक्त जो कंट्रोल में है, एक ताकत में वो खुद को समझता है, वो इमरान खान या पीटीआई से बातचीत करे? हाँ, कोई बैरूनी दबाव पड़े तो बातचीत हो सकती है, वो पढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। कोई अंदरूनी दबाव मतलब लोग आइन और कानून के अंदर रहकर लाखों लोग निकल आए तो कोई दबाव पड़े, वो भी नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। अदालती रिलीफ मिले इमरान खान को और अंदर रखना मुश्किल हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। इमरान खान एक कदम पीछे हटें, वो भी नहीं हो रहा। इस्टेब्लिशमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ख़त्म हो, वो भी नहीं हो रहा। तो मैडम शेख, आखिरी जुमला कि जो हुकूमत, जिस हुकूमत के इख्तियार में ये भी नहीं है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात करवा सके, उस हुकूमत से कौन मुज़ाकरात करेगा? और उस हुकूमत ने क्या मुज़ाकरात करने, या उस हुकूमत से मुज़ाकरात से क्या हासिल वसूल होना है? तो ये सारी कंपनी की मशहूरी है, कुछ भी नहीं होना इस वक्त इन हालात में। सर, आप ही तो कहते हैं कि हुकूमत जेल के बाहर क्या करती है, इमरान खान से जो मिलने आए होते हैं उनके साथ आप ही तो तनकीद करते हैं कि हुकूमत मुलाकात क्यों नहीं करवा रही। तो फिर आप ये आज कैसे कह रहे हैं कि इनके हाथ में नहीं है मुलाकात करवाना? थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। तो मैडम शेख नहीं करवा पा रही ना, नहीं करवा पा रही। सोहेल अफरीदी साहब ने क्या किया था? सोहेल अफरीदी साहब ने खत भी लिखा, अदालत से इजाजत भी ली, कहीं और चले गए, मरियम नवाज साहबा से बात की। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, जब तक उनकी ज़ीरो टॉलरेंस खत्म नहीं होगी, या जब तक तो फिर सर मुलाकात के मामले में फिर मेरा ख्याल है उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, उनके ऊपर तनकीद किया करें, फिर हम हुकूमत को क्या कहें? अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइएगा कि वो कहते हैं माफी मांगी जाए, माफी इधर से कोई मांग नहीं रहा, तुम कैसे बात? सर, ये बड़ा अहम पॉइंट था आपकी बात में, जब आपसे समझते हैं अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदा सिग्नल्स नहीं आए हैं मुज़ाकरात के लिए। हमने 2 दिन पहले इसके ऊपर बात की, जो एलामिया आया, फिर असद कैसर साहब की मुख्तलिफ शोज़ में गुफ्तगू, वो कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के जो प्लेटफॉर्म से हो रहे मुज़ाकरात उसके अंदर पीटीआई की रजामंदी शामिल है, ताईद शामिल है, अलीमा खान साहिबा से बैठकर बात की गई, उनसे पूछा गया, उनकी रजामंदी भी शामिल है। फिर आपको ये तासुर क्यों है कि पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं है? अलीमा खान साहबा को चलो आप एक तरफ रख दें, वो उन्होंने तो खैर उसके बाद जो उनका लेटेस्ट बयान है उन्होंने कह दिया कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं। वो उन्होंने इससे पहले कहा था। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि पीटीआई की ताईद हासिल है महमूद खान अचकज़ई साहब को, और इमरान खान साहब ने भी महमूद खान अचकज़ई और नासिर अब्बास साहब को, इलामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात के लिए ये कहा है कि करें, ये हुकूमत क्या महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान से मुलाकात करवा सकती है? उन्होंने कहा है मेरी मुलाकात करवाएं, ये हुकूमत मुलाकात करवा दे, मैं अब मान जाऊंगा कि इस हुकूमत के पास कुछ है। अच्छा, मतलब आप तब आपके लिए संजीदगी का पैमाना ये है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए? जी, इतना ही कर दें। सही है, संजीदगी नहीं, इख्तियारात का इख्तियार नहीं, संजीदगी लफ्ज गलत है। अच्छा, जिस फरीक नहीं सर, आप कह रहे हैं ना पीटीआई, आपने कहा कि आप कह रही हैं कि पीटीआई एक संजीदा सा मुंह बनाकर शहबाज शरीफ साहब चौथे दिन एक पेशकश आगे बढ़ा देते हैं। भाई एक मुलाकात नहीं करवा पा सकते ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत, इन्होंने क्या करना? नहीं सर, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। मैं तो ये आपसे क्लियर करना चाह रही थी कि आपको ये तासुर क्यों है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अभी आपने कहा ना। अच्छा, आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपकी क्या कैसे तासुर मिल गया? सर आपने कहा अपने तज्जिए के दौरान, क्या कहा मैंने? आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा क्योंकि अलीमा खानम साहिबा पेशकश मुस्तरद कर चुकी है। संजीदगी गैर संजीदगी तो बात ही कोई तो नहीं। सर वही ना, पेशकश मुस्तरद कर चुकी तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते ना, संजीदा नहीं है मुज़ाकरात। जी बिल्कुल। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी सर। जी यही मैं बता रहा हूँ सर। आ गई आपकी विदाउट कंफ्यूजन, आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आ गया, टेंशन ना लें आप। शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी साहब। सर आप बताएं, भट्टी साहब कहते हैं कोई फायदा नहीं है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा है? देखें, इस सवाल के जवाब से पहले मैं 2 बातें करना बड़े अहम समझता हूँ। एक तो मेरा ख्याल है ये क्रिसमस की छुट्टियों में भट्टी साहब कोई अपडेट नहीं हुए, क्योंकि खान साहब के पैगाम जो है वो आ चुका है जेल से अचकज़ई साहब के पास मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर पार्टी ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है, जिस तरह से कैसे सब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। लेकिन मुझे आज सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले।
जी, मुझे इस बात की चलो खुशी है मैं कि आसफ भाई की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन चलो आगे बढ़ लेते हैं, 1-2 दिन बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि आज भट्टी साहब ने 2-3 वो बुनियादी बातें आज तस्लीम की हैं जिसके बारे में एक बयानिया बनाया जाता है कि ऐसा है ही नहीं, कि खान साहब तो साथ मिन्नतें हो रही हैं, वो मुज़ाकरात ही नहीं करते, वो तो मान ही नहीं रहे। और फिर ये कहा जाता है जी कि जब खान ने कॉल दे दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर ये कि अब उनको अंदर रखना मुश्किल हो रहा है। तो भट्टी साहब ने आज ये कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अंदर रखना मुश्किल हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े लोग निकल आएंगे, और ऐसा भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो वो मान कौन नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा नहीं मान दी, जब तक वो नहीं मानते बातचीत नहीं होगी। तो ये सारी वो बुनियादी हकायक हैं जिन्हें आमतौर पर झुठलाया जाता है। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ जो आपने पूछा। हमेशा हमेशा जितने भी मुश्किल हालात हों, हमेशा बातचीत से ही रास्ते निकला करते हैं। सियासी जमातें सियासी जमातों की कोई मुसल्लह ट्रेनिंग तो नहीं है कि वो कोई इसके अलावा कोई रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जिस तरह लाहौर में मूव हुए हैं, तो मुज़ाकरात के दौरान अगर उन्हें इतनी लेवरेज भी दे कि सिर्फ सियासी कार्रवाइयां ना हों, तो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होगी ये पीटीआई की, कि जिस तरह लाहौर में कल उन्होंने उन कारकुनों के, उन रहनुमाओं के घर गए हैं, जो ये बड़े तवील अरसे से बात हो रही थी कि जो लोग जेल में कुर्बानियां दे रहे हैं उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता। तो वजीर आला का उनके घर जाना ना सिर्फ उनके अहले खाना के लिए बल्कि आम कारकुनों के लिए एक हौसला अफजा बात है। हमेशा इस तरह की मूवमेंट्स जो होती हैं उससे पार्टी में जो है वो मुतहरक होती है। और प्लान भी यही है कि जो ना सिर्फ ये पंजाब में बल्कि केपी में भी जाएं, पूरे पाकिस्तान का विजिट करें और कारकुनों को मुतहरक किया जाए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मुज़ाकरात की मेज पे बैठे होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी से मोबिलाइजेशन के अलावा एक सियासी दबाव और मैसेज भी जाएगा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हम कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी ये बात हमेशा जो ये बात तो जो 2018 और 2024 के इंतखाबात वाली है। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इतनी धांधली हुई है कि हमें असम्बली में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी लोग असम्बली में बैठे थे। आज भी पीटीआई 2024 के इंतखाबात को मानती है, वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और ये कहना कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे मुज़ाकरात के बाद कि धांधली हुई थी, ऐसा नहीं होता। ये सारी जिंदगी कहा जाएगा, मुस्लिम लीग नून सारी जिंदगी कहेगी 2018 में धांधली हुई थी, लेकिन उन्होंने उन इंतखाबात को माना, उन असम्बलियों में बैठे, बाद में बातचीत की, अपने लिए रास्ता बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पीटीआई जो है उसकी बात मानते हुए कोई असम्बली खत्म कर दी जाए, मौजूदा असम्बली को खत्म कर दिया जाए। होता क्या है, आप आइंदा के लिए अपने लिए आसानी, अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं, अपने लिए आप कोशिश करते हैं कि आपको जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शंस के ऊपर आप जाएं, और आइंदा जो है सियासी जमात पावर ग्रैस्प करे, हुकूमत में आए और अपने एजेंडे के ऊपर अमल करे। तो ये नहीं हो सकता। अगर खान साहब ये कहते हैं कि 2024 में ऐसी धांधली हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, तो ये बात गलत है। 2018 में भी धांधली हुई थी, आरटीएस भी बैठा था, महकमा ज़राअत का नाम कैसे पड़ा था, प्री पोल रिगिंग हुई। अच्छा, फिर उसके बावजूद पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन पीटीआई की फरमाइश पे पंजाब में हुकूमत बनवा के दी गई, वो भी सब लोगों के सामने है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ 2024 की जो धांधली थी उसको रिवर्स किया जाए, फिर 2018 की धांधली को कौन रिवर्स करेगा। तो ये इरिवर्सिबल चीजें होती हैं, जिस तरह उमर कह रहे थे। तो होता यही है कि आप आइंदा के लिए अपने लिए जो है वो अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं। अभी जो सुहेल आफरीदी मूव कर रहे हैं मुज़ाकरात के साथ साथ, मैं समझता हूँ यही वो रास्ता है। अब कोई सियाना मुशीर है पीटीआई का जो इन्हें ये कह रहा है कि आप सारे महाजों के ऊपर, सारे जगहों के ऊपर अपने जो है वो स्पेस को लूज ना करें, बातचीत भी करें, सियासी एक्टिविटी। इस बातचीत के नतीजे में अगर इस सियासी एक्टिविटी की इजाजत भी मिल जाती है जो कल हमें नजर आई है, तो ये भी पीटीआई की एक जीत होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातचीत जो है, ये इसमें से आइंदा के लिए तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। ये तवक्को रखना कि पिछले इंतखाबात में कुछ होगा, वो नहीं होगा, लेकिन आइंदा के लिए और पीटीआई अपने सियासी जो एक्टिविटीज है उनको चलाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ये अहम बात की आपने। आसिफ फखर दुरानी साहब को भी तज्जिया शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत ज़राए से शराइत रखी हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए। फखर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है?
बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई है, अगर उसका अभी मजमूई सूरत हाल देखें जो नज़र आ रही है, उनके लिए ये सियासी तौर के ऊपर एक स्टेलमेट का शिकार हो चुकी है, सियासी जमूद का शिकार हो चुकी है पीटीआई। उसकी बुनियादी वजह अगर देखी जाए तो ये जो पार्टी का पूरा फ़ैसला साजी का एक दायरा कार है, वो सिर्फ एक शख्स तक जो है वो एक मुख्तस किया गया है और वो है इमरान खान, और वो जेल में बैठे हैं। कोई भी अहम फैसला हो, तमाम जो पार्टी लीडरान हैं वो उनके लिए मसला बन जाता है कि इमरान खान इसके हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे, इसलिए कोई भी जो पार्टी के दीगर लीडरान हैं वो फ़ैसला करने के से जो है वो कासिर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई के हवाले से ये ख़ास तौर के ऊपर ये एक मामला है, इस पर तो ये कुछ किया नहीं जा सकता। जहाँ तक बात है कि जो इंतखाबात के हवाले से कि क्या इनका जो मुतालबा है ये इससे वापस ले के आगे हुकूमत के साथ कोई बात करते हैं, तो सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा से टैक्टिकल जो रिट्रीट है वो करती हैं। और क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो पीटीआई के लिए तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। कोई मुज़ाकरात के हवाले से भी ऑफ़र हुकूमत की तरफ से की जाती है, लेकिन कोई संजीदा ऑफ़र नहीं होती। वो भी माजी में अभी जो एक हुई थी उसमें भी ये दो मुलाकातें हुई और उसके बाद ये तमाम तर जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला था वो बंद हो गया। तो उसकी वजह यही थी कि जो पीटीआई के मुतालबात थे हुकूमत उससे किसी तौर के ऊपर अग्री नहीं कर रही थी। और पीटीआई के जो मुतालबात, एक ख़ास तौर पे आपने उमर चीमा साहब से भी सवाल पूछा कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उन्होंने नहीं किया। देखें, ये जो माजी में भी इनके मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, इनकी जो मुलाकातें होती थी वर्बली इनका एक ही मुतालबा होता था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और रिटर्न में क्योंकि ये एक इन्होंने पब्लिकली एक जो स्टैंड लिया हुआ है कि इमरान खान अपनी रिहाई से ज़्यादा वर्कर्स की और दीगर लीडर्स की रिहाई को प्रेफर करते हैं, इसलिए वो रिटर्न में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं कर सकते। ये बात मैंने साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो उस टाइम कमेटी के रुकन थे, उन्होंने इसको कंफर्म किया था कि हमने हुकूमत से इस हवाले से बात की है कि आप इमरान खान की जो प्रोसिक्यूशन है उसको हुकूमत उससे विड्रॉ कर ले तो ऑटोमेटिकली जो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे इस सूरत हाल में इनके जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं कि अगर ये इलेक्शन का मुतालबा ये नहीं मानते तो इनका क्या होगा और क्या इनको 2024 के इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। देखें, इमरान खान पहले कई अपने मुतालबात से हमेशा दस्तबरदार भी होते हैं और अपने एक मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए वो कोई शर्मिंदगी का भी इज़हार नहीं करते, बल्कि उसको तो वो सियासी बसीरत कहते हैं, जिसे यू टर्न का नाम भी लेते हैं दिया जाता है। तो ये उनके लिए कोई इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन से दस्तबरदार होना ये उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। असल मसला वही है कि इमरान खान को ऑप्शंस नहीं मिल रही, चाहे वो इसके उनकी रिहाई के हवाले से हो या दीगर उनकी जो मुतालबात के हवाले से, क्योंकि इमरान खान इस पोजीशन में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे कि वो अपनी डिमांड्स पेश करें। इस टाइम जो अगर आप सियासी तौर के ऊपर देखें तो हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो किसी तौर पे इमरान खान को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक ऑप्शन देना कि इमरान खान जो है वो अगर इलेक्शन के मुतालबात से दस्तबरदार हो जाएं तो शायद आगे मुज़ाकरात और बातचीत हो सकती है, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि क्या ये मुज़ाकरात हुकूमत की तरफ से जो एक दी गई थी, ऑफ़र की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से, कोई एक संजीदा ऑफ़र है या नहीं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई संजीदा ऑफ़र है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को ये सूट करता है कि इस टाइम अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने रहें तो उनके जो है वो हुकूमत का जो इक़्तिदार है वो उसको दवाम मिलेगा। लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इस टाइम अगर देखा जाए तो वो इमरान खान के हवाले से सियासत में वापसी तो दूर की बात है, फ़िलहाल रिहाई का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बट आप ये क्यों समझते हैं संजीदा ऑफ़र नहीं है? मुझे ऐसा याद पड़ता है शायद उस दिन पैनल के ऊपर आप भी थे कल परसों, जब आपकी राय थोड़ी शायद मुख्तलिफ थी। नहीं, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि ये वज़ीर आज़म की तरफ से एक ऑप्शन तो दी गई है, लेकिन ये इसमें मुझे कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि ये बारहा वो हुकूमत को भी इल्म है कि ये इमरान खान के अलावा पीटीआई कुछ भी कोई भी स्टेप नहीं उठा सकती और कोई भी फैसला नहीं कर सकती। वो जानते बूझते यही एक पब्लिकली अपना परसेप्शन हुकूमत ये क्रिएट कर रही है कि देखें हम तो सियासी तौर के ऊपर बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी साइड से कोई इसकी जो है वो संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान शहबाज हुकूमत के साथ बातचीत वैसे ही नहीं करना चाहते और वो जानते हैं जिस रास्ते से इक़्तिदार में आए थे वही कुव्वतें हैं जो इनके साथ बातचीत करके उनकी रिहाई भी हो सकती है या जो सियासी तौर के ऊपर स्पेस मिलना है।
तो इमरान खान तो कभी भी इनको अदली हुकूमत कहते हैं, वो इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। और ये हुकूमत जानते हुए इसलिए अपनी एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि कम अज़ कम एक सियासी तौर के ऊपर और जमहूरी तौर के ऊपर जो है वो एक तासुर दिया जाए कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगे? आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ थी, मुज़ाकरात का फ़ायदा होगा पीटीआई को या नहीं। आसिफ रशीद चौधरी साहब ने तारीख का हवाला देके, बल्कि ये मुस्तकबिल माजी करीब का ही हवाला देके बताया कि किस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ 2018 के जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर ज़रा अपना लचक दिखाने से। मैडम शेख, क्यों नहीं हम ये समझ पा रहे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से कोई अंदर से मुज़ाकरात नहीं चाहता, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी कोशिश कर ले, जो बाहर ये समझते हैं कि मफाहमत चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं, बिल्कुल भी उनके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं, इसमें क्या यानी हम लेकर मौजू बैठ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास है क्या और वो क्यों चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए? उनका वजूद मुज़ाकरात ना होने की वजह से है, उनकी हुकूमत मुज़ाकरात इस लड़ाई की वजह से है, उनकी हुकूमत की अखलाकी जिसकी हैसियत ही कोई नहीं वो मौजूद है। लेकिन जो आसिफ साहब ने, जो मैंने भी बात की और आसिफ साहब ने भी बात की कि एंड होना है मुज़ाकरात, लेकिन अभी आपके मुताबिक अभी वक्त नहीं है ना, लेकिन उनके मुताबिक अभी है। मगर वो जो 4 मैंने बताए थे कि क्यों मुज़ाकरात हों, कब मुज़ाकरात होंगे, वो जब ये 4 अवामल होंगे, या पीटीआई एक कदम पीछे हटे या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बदले, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना इनका इससे कोई हासिल वसूल है। आपके जी जी मैं ये ऐड करना चाह रहा था। देखें, भट्टी साहब की राय में अभी मुज़ाकरात के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और लेकिन सियासत में हम ये देखते हैं कि सियासत में बहुत सारी मूव्स वो की जाती हैं जो दूसरों को एक्सपोज करने के लिए की जाती हैं। तो कभी भी आप मुज़ाकरात से बतौर सियासी कुव्वत ना नहीं कर सकते, वो आपके खिलाफ जाती है बात। और खासतौर पर जब आप एक अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर और बाकी लोगों की राय के मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुझे दोस्त बताएं ना कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, सोलो फ्लाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? अब इसमें क्या हो सकता है? अगर और कुछ भी नहीं होता, अगर इदारा जाती और आईनी इस्लाहात होती हैं आइंदा इलेक्शन के हवाले से, तो वो भी एक विन विन सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ पीटीआई को, जिस मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा पंजाब में दबाव में थी, कोई मूव नहीं हो रही थी, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा, फलक नाज, सारे लोग जेल में हैं। एक सियासी मूव होती है, उनके घर आप जाते हैं, पार्टी को मोबिलाइज, अगर जो इस मुज़ाकरात के दौरान सिर्फ आपको इतनी इजाजत मिल जाती है कि आप अपनी सोशल मोबिलाइजेशन मुल्क के अंदर जारी रख सकते हैं, तो ये भी आप आइंदा के लिए एक दबाव डालने के लिए, कोई तहरीक चलाने के लिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मुज़ाकरात में इसलिए नहीं बैठेंगे कि अभी हमें पता है कि अंदर से कोई संजीदा नहीं है। आपने हमेशा पॉलिटिकली एक्सपोज करना होता है दूसरों को। ये बात मुझे अच्छा, पूरी कॉन्वर्सेशन में से ये बात जो है ना, मुझे ये बड़ी सामने स्टैंड आउट की है कि जो मर्जी इस वक्त हो ना हो, चाहे इस वक्त स्पेस क्रिएट हो रही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो रही हो, इस वक्त नर्व्स की गेम है सारी की सारी, हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हर वो चीज़ कर सकती है जिससे जो सामने वाला है वो एक्सपोज हो जाए, या अगर उनकी इंटेंट नहीं भी है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है मुज़ाकरात करने की, तो ऐसा कोई कार्ड हो ना जिससे वो इंटेंट निकल कर सामने आ जाए। हर मूव ऐसी करनी चाहिए। बहरहाल जी, हमारे तज्ज़ियाकारों में इसके मुतालिक थोड़ी सी पाई जाती है इख्तलाफ राय। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा, और सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो सवाल भेजे हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, लाहौर में पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में मौजूद हैं। कल जब से वो गए अब तक मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रहीं। एक आज के दिन की अहम मसरूफियत थी, जो असीर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद वगैरह, उनके घर पहुँचे। सवाल आपसे ये हो रहा है, क्या ये दौरा PTI को लाहौर में दोबारा मुतहरिक करने में मददगार होगा? बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाब है, और उसमें पंजाब में भी बिलखसूस जो है लाहौर, वो एक हमेशा से सियासी तौर के ऊपर बैटल ग्राउंड रहा है। उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो है वो कोशिशें की जाती रहीं लाहौर को फ़तह करने के हवाले से सियासी तौर पे।
तो ये एक ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर निगलेक्ट हो रहा था जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं। उसके बाद से लाहौर पे पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जो पीटीआई का तंजीमी ढांचा है वो कोई इतना ज़्यादा फ़ाल नहीं है कि वो अपने वर्कर्स और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मुतहरिक रख सकें। उससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पे जो एक उनके अंदर जो मनफी एक तासुर पड़ रहा था पीटीआई के हवाले से, वो ये था कि इनके जितने भी असीर रहनुमान हैं उनके बारे में पार्टी का ना तो सोशल मीडिया और ना ही पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके हक़ में कोई बयानात देते हैं और ना ही उनको कभी विज़िट किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी का फोकस हमेशा इमरान खान के ऊपर ही रहा है। तो इस वजह से ये इनका सुहेल अफरीदी का वहाँ पे जाना, एटलीस्ट वो उनमें एक जो वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उनको भी जो है वो ढारिस बंधाएगा कि कम अज़ कम कुछ न कोई ना कोई पूछने वाला है उनका। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इससे जो सुहेल अफरीदी के इस दौरे से जो एक परसेप्शन बनी है और वो हमने मीडिया पे कल देखा भी है, वो एक नेगेटिव भी जाता है। वो ये है कि पीटीआई की जो हॉकिश और जो तसादुम की सियासत है वो उन्होंने उसको दूसरे सूबे में भी जाके उसको जारी रखा है। और ख़ास तौर पे जो उनसे सवालात किए गए कि आप गवर्नेंस और ये जो तसादुम की सियासत है उसके हवाले से वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, जिस तरह पंजाब में एक गवर्नेंस के हवाले से या जो एक परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है वो आपके सूबे में नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे सूबे में जाके ये सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन जो है ख़ास तौर पर ये इनके लिए एक मनफी तासुर भी अगर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो ये एक पड़ सकता है। अंदरूनी तौर पे पार्टी के लिए ये एक बेहतर कदम था, लेकिन जो सियासी तौर के ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके लिए एक माइनस जो है वो मनफी परसेप्शन भी है कि ये अपने सूबे में जहाँ पे कोई सवालों का फखर दुरानी साहब जो जवाब दिया कैटेगोरिकली आई थिंक मीना आफरीदी ने, लेकिन वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है और इंतहाई वो बिलो द बेल्ट जवाब है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, बतौर मैं आपकी एक चीज़ के ऊपर इंसाइट लेना चाहती हूँ। क्या आप समझते हैं कि जो सवाल किया गया उसकी जो फ्रेजिंग थी वो दुरुस्त थी सहाफ़ती एतबार से, या वो भी बेहतर होना चाहिए था? सहाफ़ती एतबार से देखें, हमेशा से सवाल को आप ये इस तरह जिस तरह से पूछा गया है वो भी कोई दुरुस्त सवाल नहीं था। उसको किसी और अंदाज में भी पूछा जा सकता था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने भी बहरहाल वो एक इलेक्टेड मिनिस्टर थे, उनको एटलीस्ट उसी तरह की जो है वो जो अंदाज में जवाब देना, और वो भी फिर इतना डेरोगेटरी किस्म का पर्सनल रिमार्क्स किसी के बारे में देना, ये मेरा ख्याल है कि ये अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि वो उनके पास एक पब्लिक ऑफिस है, वो उसको अवॉइड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने किया है। जो दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अच्छा जी, उमर चीमा साहब, आपसे सवाल हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस है जहां पर गैरत के नाम पर बहन के कत्ल के मुकदमे में शवाहिद में खामियों, पुलिस तफ्तीश में कमज़ोरी और एतराफ़ी बयान के मौजूदा कानूनी अदम जवाज़ की बुनियाद पर मुजरिम की उम्र कैद ख़त्म कर दी गई। सवाल इससे मुतल्लिक थोड़ी सी अपनी ये बताइएगा इंसाइट के एतराफ़ी बयानात या फिर तफ्तीश होती है बुनियादी तौर पर सर, इसकी वजह से बहुत दफ़ा होता है कि मुल्ज़िमान छूट जाते हैं तफ्तीश की खामियों कमज़ोरियों की वजह से। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ट्वीक कर दिया हमने थोड़ा जो सवाल पूछा गया था उसको। जी सर। एक तो इस पर कानून साजी की भी जरूरत है और दूसरा बजट की भी जरूरत है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले की बात है, उस टाइम मैंने FIA के हवाले से लिखा था कि उनके पास इतने केसेस हैं कि एक केस के लिए 150 रुपए का बजट है इन्वेस्टिगेशन के लिए। खैर उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट भी आई, उन्होंने बजट बढ़ाया भी, लेकिन फिर भी आप देखें ना कि जब आपने एक इंस्पेक्टर को या एक तफ्तीशी को आप केस देते हैं तो उसके पास वसाइल नहीं होंगे तो वो दूसरों के वसाइल इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। ये जो इतराफी बयान है ना, इतराफी बयान तो इनके लिए एक बड़ी एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है, एक केस को खत्म करने का तरीका है कि उसमें आप एक इतराफी बयान करें और ट्रायल कोर्ट से आप उसको की सजा दिलवा लें, वो केस जो है ऊपर जाकर वो फैसला अनडू हो जाता है। तो मेरे ख्याल तफ्तीश की ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है। इतराफी बयान की अहमियत को हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन वो जो है उसकी कोऑपरेशन उसको साथ सपोर्ट एविडेंस के साथ मिलनी चाहिए। उसके बगैर एक जो भी फैसले होंगे वो आगे जाके किसी ना किसी जगह पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा
इतराफी बयान कोई एक ऐसा कोई वैलिड एविडेंस नहीं होती। बिल्कुल सर। तो तफ्तीश वाली साइड पर वो सवाल जो है ना वो इनिशियल आपसे इतराफी बयान से मुतल्लिक ही हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने बदल के आपसे पूछा कि इसके ऊपर ज़रा फोकस हमें बता दें। आपने बड़े क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, बड़े आपने इस तरह के मुकदमे देखे होंगे, तफ्तीश होते हुए देखी होगी आपने, किस तरह से आए इन चीज़ों के लिए जांच पड़ताल करते हैं। तो सर आप ज़रा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना बताएं कि कहाँ पर एक्चुअली लूप होल्स रह जाते हैं केसेस में, और ख़ासकर इस तरह के जो केसेस होते हैं। अलीना, इसमें ज्यादा मैं जो एक चीज देखना हूँ ना, इसमें वसाइल का इशू है। अच्छा। जब आपके पास वसाइल नहीं होते, आप पर केस बर्डन बहुत ज्यादा है, तो आप फिर उसके साथ इंसाफ भी नहीं कर सकते। मैं जो एक एग्जांपल दे रहा था दरमियान में कि तफ्तीशी के पास इवन कोई गाड़ी भी नहीं होती, कन्वेंट्स भी नहीं होती, वो किन पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो उस केस में पार्टीज होती हैं, फिर जो पैसे ज्यादा दे देता है वो उसके हक में फैसला कर देते हैं। और फिर यह है कि उन पे बर्डन इतना ज्यादा होता है कि, और स्टाफ की कमी होती है। ये जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो हम ये कोई एक भी केस टू केस बेसिस पे डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन ये मसला बरकरार रहेगा। और जब ये मसला, अगर एक साइड पे इसको बेहतर करने की जरूरत है, दूसरी साइड पे अगर कानून में जो खामियां पाई जाती हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसको भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। आगे बढ़ते हैं जी, आसिफ बशीर चौधरी साहब से सवाल करते हैं। आसिफ साहब, आपसे पूछा गया इटली ने आइंदा 3 बरस के लिए पाकिस्तानियों को 10,500 नौकरियों का कोटा अलॉट कर दिया है। आपके नज़दीक ये एकदम पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए क्या मुस्बत पेशरफ्त है? जी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ से लोग डंकी लगा के और कश्तियों में बैठ के और अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के यूरोप और बाहर जाना चाहते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, तो उनके लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इसके अंदर जो एक पैगाम है वो क्या है कि पहले आप खुद को एम्पावर करें। देखें, इसमें बड़ी तादाद में जो लोग मांगे गए हैं वो कौन है? इसमें नर्सिंग और मेडिकल टेक्नीशियंस की अगर मैं ना भी बात करूं गो के वो भी मांगे गए हैं, लेकिन आप देखें कि शेफ मांगे गए हैं, पेटर्स मांगे गए हैं, वेल्डर्स मांगे गए हैं, हाउस कीपिंग के लोग मांगे गए हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लोग मांगे गए हैं, फार्मिंग के काश्तकारी से मुतालिक लोग मांगे गए हैं। तो खुदा के लिए ऐसे तमाम हमारी यूथ जो बाहर जाना चाहती है वो अगर अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करके जाए तो अपने लिए अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और उन्हें लाइफ भी दाव पे नहीं लगाना पड़ेगी, बल्कि वो लीगल चैनल के थ्रू बाहर जा सकेंगे। वो, और ये सिर्फ एक इटली की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर जो है वो पैसे भी अच्छे कमाती है और अपने मुल्क के लिए कोई बदनामी का सबब भी नहीं बनती। हमारे लिए तो सीखने की बात यह है कि सरकारी तौर पर बारहा ये बात तो की जाती है, लेकिन आज भी हम अपनी यूथ को एम्पावर नहीं करते। टेक्निकल एजुकेशन की जानिब हमारा फोकस नहीं है। बीए करने के बाद भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो सिर्फ क्लर्की कर सकता है, क्लर्क बन सकता है। तो अगर हमने अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन ही वो रास्ता है जिसमें आप देख लें कि दुनिया के बहुत सारे, हमारे एशिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ने मॉडल बना के दिखाए हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो अपलिफ्ट किया है, अपनी यूथ को एम्पावर किया है और उसी यूथ के जरिए उन्होंने मुल्क को आगे लेके गए। और वही उन्हीं की बनाई हुई चीजें, उन्हीं को सिखाई गई टेक्नोलॉजी के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो आगे लेके गए हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये एक नारा होना चाहिए किसी भी हुकूमत का जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आसिफ बशीर चौधरी साहब। भट्टी साहब से करते हैं आखिरी सवाल। भट्टी साहब, आपके लिए जो सवाल आया है पढ़ देती हूँ। ये अभी हाल ही में ये रुझान देखा गया है, बल्कि इस साल के ख़ास तौर पे जब अदाद शुमार देखे गए तो पता चला कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन भी इसको आम इस तरह में कहते हैं, या बड़े स्किल्ड प्रोफेशनल्स का पाकिस्तान से जाना, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस तरह से मुतासिर कर सकता है आने वाले दिनों में? एक बात तो मैडम शेख इसमें अच्छी है, एक तासुर, और एक बात के बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर तालीम के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग बाहर जाते हैं और हमारे भी जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी मुल्क को होता है, उनके ख़ानदानों को भी होता है, पूरे उन ख़ानदानों से जो जुड़े लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है और मुल्क को भी फ़ायदा होता है, ज़र मुबादला आता है। लेकिन ये सूरत हाल तब ख़राब होती है जब मैडम शेख कि जब हम अपने मुल्की हालात देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, सूरत हाल ख़राब है। ये तासर तो ठीक है कि लोगों को बाहर जाना चाहिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन जब मुल्क के अंदर मुसलसल गुर्बत बढ़ रही हो, जब मुसलसल तौर पर महंगाई मौजूद हो,
जब मुसलसल तौर पर बढ़ रही हो बेरोज़गारी और ऊपर से सियासी अदम इस्तेकाम हो और घुटन का माहौल हो और ऊपर से ना सेहत की सहूलतें, ना तालीम की सहूलतें, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़, और फिर ऊपर से एक उम्मीद, मैडम शेख, उम्मीद का होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में। मुझे अब ऐसा लगता है कि हालांकि हमारे मज़हब में भी है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मायूस नज़र आते हैं अब किसी भी सूरत हाल में, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, और उनकी मायूसी बनती भी है कि इंडस्ट्री का बुरा हाल है, ज़राअत का बुरा हाल है, रियल स्टेट का बुरा हाल है, ऊपर से टैक्सों की भरमार है। 50% के करीब टैक्स अब जब डायरेक्ट हों और इनडायरेक्ट 70 किस्म के डायरेक्ट टैक्स हों, और फिर ऊपर से एक और बड़ा तासुर बड़ा गलत पैदा हो रहा है, और उसको मेरे ख्याल से जब तक हुकूमत कैटर नहीं करेगी, जब तक बड़े जो हैं वो नहीं करेंगे, तो ये सूरत हाल नहीं बदलेगी। वो क्या कि रोज़गार देने वाले खुद बाहर जा रहे हैं, बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, और बिज़नेस अपना बिज़नेस बाहर ले जा रहे हैं, और ये मुसलसल हो रहा है और मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है। अच्छा। UAE देख लें, बांग्लादेश देख लें, कीनिया देख लें, मलेशिया देख लें, और बड़े इसी तरह जो जहाँ यूरोप देख लें, बरतानिया, अमेरिका, तो लोग बिजनेस अपना शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ उनका सिर्फ एक आगे नाम है, बाकी पीछे से वो सरमाया और बिजनेस ले जाकर बाहर जा रहे हैं। और जब उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई चीज़ फ्रेंडली नहीं है, कोई सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें 17 महकमों को भुगतना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में जब ये सारी सूरत हाल देखें, तो जब एक रिपोर्ट आई है कि 2 साल में 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर, 13000 अकाउंटेंट और 15 लाख के करीब जो मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन जब मुल्क से बाहर जाते हैं, तो तब तशवीश पैदा पाई जाती है, और तब ये सोचना पड़ता है और तब ये कहना पड़ता है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इस अपने अंदर यहाँ उम्मीद पैदा करे, बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा करे, और यहाँ वो बुनियादी सहूलतें मुयस्सर करे कि लोग बाहर के बिजनेसमैन यहाँ आएँ, ना कि यहाँ के लोग बाहर जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बड़ी अहम आपने बातें की। और टेक्नोलॉजी, मैं ज़ाती तौर पे बहुत से IT एक्सपर्ट्स को जानती हूँ जो कि यहाँ पर इंटरनेट स्पीड ना होने, बंदिशों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, बल्कि मजबूर हो गए। सो इस चीज़ को बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऑन दिस नोट, हैव अ हैप्पी वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।